हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लीगल कंसल्ट बाय गोविंद मिश्रा। आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे। और आज मैं फिर लोकल लॉ के ही वीडियो लेक्चर लेके आया हूँ, क्योंकि लगभग हर एक्ट पर मेरा लेक्चर आ चुका है, जिसमें मैंने आपको इम्पॉर्टेंट सेक्शन इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ बताया है। ठीक है, ताकि आप उसको इतने कम टाइम समय में भी आप उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में आपको ये यूपी रेंट कंट्रोल एक्ट पर, यानी कि जिसका नाम है यूपी अर्बन बिल्डिंग रेगुलेशन ऑफ लेटिंग इविक्शन एक्ट 1972 पर हम इम्पॉर्टेंट सेक्शन 20 टॉपिक लेकर के आए हैं, ताकि आप उतने टॉपिक से पढ़ करके आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। आपका एचजीएस का एग्ज़ाम भी होने वाला है और आपकी जुडिशरी के एग्ज़ाम के लिए, दोनों के लिए ये लेक्चर बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि ये जो यूपी अर्बन बिल्डिंग रेगुलेटिंग ऑफ लेटिंग एविक्शन एक्ट है 1972 का, ये एक्ट वास्तव में जो है ये यहाँ से इसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। आप अगर लास्ट ईयर के पेपर को देखें तो ये इसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मेंस के एग्ज़ाम पूछे जा रहे हैं, प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, और प्लस साथ ही साथ इसके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कि हमें इस एक्ट में कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना नहीं है, ये भी जानना जरूरी। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा, यहाँ पर देखिए कि इस एक्ट को हमने 5 टॉपिकों में डिवाइड कर दिया। 5 टॉपिक में, टॉपिक 1 से लेकर टॉपिक 5 तक, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन भी हमने मेंशन कर दिए हैं, ताकि आप यही पढ़ करके अपनी तैयारी को अच्छे से वो कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपको बताऊंगा कि ये लेक्चर यूपी जुडिशरी के लिए और हायर एग्जाम देने वाले स्टूडेंट के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हमने टॉपिक 1 में सेलेक्ट किया है कौन कौन सेक्शन, सेक्शन 2, सेक्शन 2B, सेक्शन 4, 5 और 6। ठीक है, तो यहाँ पे इस टॉपिक में करीब आप देखा जाए तो यहाँ पे टोटल 5 सेक्शन सेलेक्ट किए गए हैं। ठीक है, इन 5 सेक्शन में भी हमने कुछ सेक्शन को क्या किया, जैसे आपको यहाँ पे सर्कल कर दिया है, मतलब इसको ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि 2B में दिया है रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल कैसे एस्टेब्लिश होता है, तो इसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद फिर सेक्शन 4 भी पूछ सकता है कभी कभी कि कोई भी बिल्डिंग को रेंट पे देने के समय कोई भी एडिशनल प्रीमियम या कंसिडरेशन जो है नहीं लिया जाएगा। अगर कोई ऐसा लेता है, एक तरीके से ये इस एक्ट के तहत एक ऑफेंस माना जाएगा, एक अपराध माना जाएगा। तो इस टॉपिक में बेसिकली सेक्शन 2B और 4 को जरूर देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके लिए। ठीक है, अब हम आते हैं, देखते हैं कि टॉपिक 2 में कौन कौन से सेक्शंस पढ़ने हमको अच्छे से, और उसमें भी कौन कौन से सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट जिनको जरूर पढ़ने की जरूरत है, उनको छोड़ना ही नहीं। आइए देखते हैं। टॉपिक नंबर 2 में देखिए सेक्शन 8, सेक्शन 9, 9A, 10, 12, 15, 16, 17, 18 और 19, ये सारे सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। जैसे अब यहाँ देखिए मैंने सर्कल कर दिया सेक्शन 8। सेक्शन 8 आपको पता है कि सेक्शन 8 में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वो क्या करता है, मामले का डिस्पोजल करता है, कोई डिस्प्यूट अराइज होता है करेंट के संदर्भ में। उसके बाद सेक्शन 9 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 9 जो है वो स्टैंडर्ड रेंट जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डिटरमाइन करता है स्टैंडर्ड रेंट, और इन सब के बारे में अगर कोई भी व्यक्ति एग्रीव्ड होता है, पीड़ित होता है, तो इन तीनों सेक्शनों की अपील जो है कहाँ पे होती है, आपकी सेक्शन 10 में होती है। ध्यान दीजिएगा, यानी कि इसकी भी और इसकी भी ये अपील सेक्शन 10 में होती है, इसलिए सेक्शन 10 भी अपील इंपॉर्टेंट होती है। ये अपील के बारे में दिया गया है। ठीक है, इसको आप जान लीजिएगा। अपील जो बेसिकली डीजे को होती है, डिस्ट्रिक्ट जज को होती है। ठीक है, तो अब ये 8, 9, 9 या 10 ये तीनों सेक्शन जुड़े हुए हैं, और इन तीनों की अपील सेक्शन 10 में होती है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मामले का डिस्पोजल करता है तो कोई न कोई पार्टी भी एग्रीव्ड होगा। फिर उसके बाद 9 में स्टैंडर्ड रेंट अगर डिसाइड होता है, उसमें कोई पार्टी एग्रीव्ड हो रही है, 9A के तहत अगर कोई डिस्पोजल में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसकी अपील 10 में यहाँ पे होती है। ठीक है, इसके बाद सेक्शन 12 भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ये डीम्ड वैकेंसी की बात कर रहा है कि ऐसा कौन सा टेनेंट कोई ऐसा कार्य करता है जिससे ये डीम्ड कर लिया जाएगा को बिल्डिंग क्या वैकेंट हो गई, रिक्त हो गया। तो ये 15 देखिए 15 जो है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूछ सकता है कि भाई किन कंडीशन में बिल्डिंग जो है वो क्या होता है, वो उसकी इंटीमेशन देने की ड्यूटी लैंडलॉर्ड की क्या है,
और टेनेंट की क्या है, अगर बिल्डिंग खाली होती है, रिक्त होती है, तो सूचना देने की जिम्मेदारी दी गई है सेक्शन 15 के तहत। किसको? लैंडलॉर्ड की जिम्मेदारी दी गई है और टेनेंट दी गई जिम्मेदारी किसको दी गई है? दोनों को दी गई है। और किसको देगा? कलेक्टर को देगा, यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को देगा। ठीक है, तो ये 15 भी 16 भी देखिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिलीज आर्डर और अलॉटमेंट आर्डर होता है। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन मेंस में पूछे गए हैं और यहाँ से भी पूछे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद 17 आप पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट 18 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको देखना है। ठीक है, 18 और 19 भी, इतने जो सर्किल वाले हैं इनमें भी ये सबसे इम्पॉर्टेंट हैं कि यहाँ से क्वेश्चन मेंस के पूछे जाते हैं। अब आते हैं टॉपिक नंबर 3 में, देखते हैं कि टॉपिक नंबर 3 में कौन कौन से सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिसमें आपको पढ़ना है। तो पहली बात तो मैंने यहाँ पे सेक्शन मेंशन कर दिया, कौन कौन? 20, 21, 22, 23, 24, 25। इसमें इस टॉपिक से भी सारे के सारे सेक्शन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन इसमें देखिए, इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन आपका है 20 है, जो कि हर बार हायर जुडिशियल में या लोअर जुडिशियल में हर बार एग्जाम में पूछा गया है सेक्शन 20 में। क्योंकि सेक्शन 20 किसकी बात करता है? सेक्शन 20 बात करता है कि किराएदार की बेदखली के बारे में, इविक्शन ऑफ टेनेंट के बारे में बात करता है कि लैंडलॉर्ड किन कंडीशन में एक टेनेंट को इविक्ट करने के लिए सूट फाइल कर सकता है। ये सेक्शन 20 दिया गया। ठीक है, तो इसको आपको बहुत अच्छे तरीके से देखना है। 21 भी पूछ देता है आपको, 21 में दिया कि कब बोनाफाइड रिक्वायरमेंट के आधार पर बिल्डिंग को वो करवाना है, रिक्त करवाना है। ठीक है, वैकेंट करवाना है, तो सेक्शन 21 भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब 22 में देखिए अपील होती है, जाहिर सी बात है इसके अपील होती दी गई है। ठीक है, यानी 19 की और 21 की अपील दोनों इसमें होती है। ठीक है, फिर आपको देखना है 23 पूछ देता है। ठीक है, 23 कोई भी पूछ देता है, और 24 भी इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए, और 25 भी इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि 24, 25 में क्या दिया कि अगर जैसे कोई भी टेनेंट जो है जिसको बिल्डिंग खाली कराई गई है, मकान मालिक का ये उद्देश्य उसमें कंस्ट्रक्शन कराना है या किसी ने पर्पस से देना है, अगर उस पर्पस को पूरा होने के बाद अगर वो किसी अन्य व्यक्ति को दे देता है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में जो है वो जिस पर्पस से वो बिल्डिंग को क्या कराए, वैकेंट कराए, उस पर्पस से करने नहीं करता है या किसी अन्य पर्सन देता है, तो वहाँ पे जो मूल किराएदार है, जो ओरिजिनल टेनेंट है, उसको इस बिल्डिंग में री एंट्री करने का अधिकार 24 से राइज होता है। तो 24 इंपॉर्टेंट। और 25 में कहा गया कि कोई भी किराएदार जो क्या करेगा, किसी भी बिल्डिंग को सबलेट नहीं करेगा, और अगर करेगा तो उसका कोई पार्ट ही करेगा, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि वो क्या करेगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की और लैंड लॉर्ड की रिटन परमिशन से ही कर सकता है। तो ये सब सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट मेंस के लिए और यहाँ से एग्जाम में आते ही हैं और आएंगे भी, इसलिए टॉपिक 3 के इन सेक्शनों को आपको सब पढ़ डालना है। ठीक है, अब आते हैं टॉपिक नंबर 4 में। यहाँ से भी कुछ सेक्शन से ज़रूर क्वेश्चन आते हैं, उसको भी हम जानते हैं क्या है। ठीक है, आइए देखते हैं। यहाँ पे आपको देखिए सेक्शन 26, 27, 28, 28A, 28B और 29, तो इन सेक्शनों में हमें कुछ सेक्शन को जरूर पढ़ लेना है। ठीक है, देखिए जैसे क्या, जैसे 26 आप देख लीजिए, सेक्शन 26 में क्या कहा गया है कि भाई मकान मालिक की क्या जिम्मेदारी है। ठीक है, किराएदार की क्या जिम्मेदारी है। आप मकान मालिक अगर किसी भी बिल्डिंग को रेंट पे देता है तो उसकी ये लायबिलिटी है कि जो भी रेंट से संदर्भ में जितनी भी एमिनिटीज़ हैं, जितनी भी सुख सुविधाएं उसको प्रोवाइड करेगा, बिजली की सुविधा, पानी की सुविधा और भी कोई सुविधा हो, तो ये 26 में दिया गया है। और 27 के दोनों को जब मिला के देखें तो उसमें टेनेंट की भी जिम्मेदारी है कि अगर आपको बिल्डिंग दी गई है, आप उस बिल्डिंग को उसी पर्पज़ से यूज़ करेंगे जिस पर्पज़ से बिल्डिंग आपको दी गई है, या कोई उसमें कोई क्षति नहीं करेंगे, कोई नुकसान नहीं करेंगे। ये दोनों सेक्शन जो है वो लैंडलॉर्ड और टेनेंट के क्या दिया, राइट्स और लायबिलिटी के बारे में दी गई। ठीक है, 28 आप देख सकते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, 28A और 28B कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछा नहीं, लेकिन यहाँ पे 29 में भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई भी मान लीजिए कलेक्टिव डिस्टर्बेंस हो रहा है, सामूहिक उपद्रव हो रहा है, तो उस कंडीशन में जो बिल्डिंग डैमेज होती है तो उसमें किसकी ड्यूटी होगी, लैंडलॉर्ड की ड्यूटी होगी रिपेयरिंग करने का, या टेनेंट की होगी, किराएदार की होगी। दोनों को 29 में डील किया गया, इसलिए यहाँ से भी क्वेश्चन अभी तक तो नहीं बना है, लेकिन अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि इस बार जो भी क्वेश्चन आएंगे एक नए फॉर्मेट में आएंगे,
आगे रिपीट होने के चांस बहुत कम हैं, इसलिए आपको इन सेक्शन पे ज़रूर फोकस करना। आइए अब इसके बाद हम टॉपिक नंबर 5 को कलेक्ट करते हैं। टॉपिक नंबर 5 में क्या है, आप देखिए आपको सेक्शन 30 पढ़ना है, 31, 32, 33, 34, 38, 14, इतने सेक्शंस हैं टोटल। देखा जाए तो कितने सेक्शन है, 2, 2, 4, 2, 6, 7 सेक्शन। लेकिन इन 7 सेक्शन में भी चाहेंगे आप तो उसमें भी आप एकदम सेलेक्ट करके पढ़ सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या देखना है, आपको सेक्शन 30 जरूर पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा। क्यों? क्योंकि सेक्शन 30 में कहा गया है कि आखिर कब किराएदार किन परिस्थितियों में जो है किराए को न्यायालय में जमा कर सकता है। ऐसी कौन सी सरकमस्टेंसेज हैं जब एक टेनेंट जो है रेंट को कोर्ट में जमा करेगा? तो जाहिर सी बात है, जब मकान मालिक किराया लेने से मना कर देता है, या फिर मकान मालिक के विषय में किराएदार को कोई बोनाफाइड डाउट क्रिएट हो जाता है, तो उस समय तक वो क्या कर सकता है, रेंट जो है कहाँ जमा करेगा, कोर्ट में जमा करेगा सेक्शन 30 के तहत। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद 31 में यहाँ पे थोड़ा सा पेनाल्टी की बात की गई, इसको देख सकते हैं, ठीक है। 32 भी देख सकते हैं, एग्जाम में पूछा सकता है। और इसके बाद देखिए 33, 34 पढ़ सकते हैं, कभी पूछा नहीं गया, पूछा सकता है। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी जानना है कि 41, यहाँ पे देखिए 41 ये क्या है, ये रूल बनाने की पावर दी गई कि रूल कौन बनाता है, स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, राज्य सरकार नियम बनाती है। तो इतने सेक्शन को आप यहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अगर आपको ये लेक्चर वास्तव में समझ में आ रहा है तो हमारी जो है वो रेगुलर क्लासेस यूपी लोकल लॉज की चल रही हैं। चाहे आप हायर का एग्ज़ाम देना हो या सिविल जज का एग्ज़ाम देना, आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। नंबर हमारा यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर है ये, ठीक है। इसके साथ साथ आपको जो भी क्वेरी हो, जो भी पूछना हो, आप मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हैं, सारी जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि हमारी रेगुलर क्लासेज इससे सब चल रही हैं। तो अगर आप लोगों को लेक्चर ये पसंद आया हो तो इसको ज़रूर देखिए और लाइक करिए। जो लोग नए जुड़े हुए हैं हमारे चैनल से, उसको सब्सक्राइब करें। और जहाँ भी पढ़ने में कोई दिक्कत आ रही है, हमको ज़रूर इंक्वायरी के द्वारा पूछ सकते हैं, और मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपकी सारी इंक्वायरी का सारा जो है इमीडिएट तत्काल जवाब दूंगा। थैंक यू।